Unacademy. नवनीत प्रकाश प्रकाश जी हैं आप बगहा वेस्ट चंपारण से और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग आपने किया है कंप्यूटर साइंस यस सर 2019 में। यस सर वेरी गुड। और इसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका था सोशियोलॉजी और फर्स्ट प्रेफरेंस आपका है कौन सा? सर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव बैड लिखा हुआ है, गलत टाइप हुआ। BAS के मतलब BAD टाइप हो गया। हाँ, और BPS है फिर ये है। तो वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण का कब बाइफर्केशन हुआ है? सर 1972 के आसपास वहीं पे 1972 में ही ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण बाइफर्केट हो गए। दोनों बाइफर्केट हुआ। वो तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा उसके पहले, अभी भी बेतिया का तो बहुत बड़ा टेरिटरी है। और आपके बेतिया से है ना वेस्ट चंपारण? तो वही सर मैं बगहा से हूँ। बगहा से है। यस तो बगहा तो अब सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो गया? नहीं सर अभी बात चल रही है लेकिन अभी तक अभी सेपरेट नहीं हुआ, डिस्ट्रिक्ट नहीं हुआ। तो बगहा का क्या प्रसिद्ध है? सर बगहा का इमरती प्रसिद्ध है खाने के लिए खाने के लिए और टूरिज्म के लिए वहाँ और का। वन संपदा में? सर वन संपदा में बगल में ही वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जहाँ पे इको टूरिज्म के लिए एक अच्छा स्कोप देखा जा रहा है बिहार गवर्नमेंट के देखा द्वारा। जा रहा है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में कभी घूमने का मौका मिला है आपको? घूमे? यस सर मेरा घर वहीं पे है। हाँ, तो कहा जाता है देखे हैं कहीं, आप भी जानते होंगे कि वर्ल्ड लेवल पर इंडिया में टाइगर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है, बहुत अप्रिसिएबल है। जी आप तो जी 80% तक यहाँ टाइगर्स वर्ल्ड का यही पाया जाता, जबकि साउथ अफ्रीकन कंट्रीज जंगल के लिए बहुत नामी रहा है। तो आपके बाघा में तो देखते हैं कि मिनेसिंग प्रॉब्लम भी है, कुछ ह्यूमन टॉल्स भी होते रहते हैं, हर साल घर में घुस जाता है, सुने हैं आप? यस सर पिछले ही साल ऐसा हुआ था कि एक खेत में टाइगर चलाता है, खेत में चलाता, तो लोग तो बहुत दिलेर हैं वहाँ के, फेस करते रहते हैं उसको। और ये वहाँ हिस्टोरिकल साइट कौन सा है? सर वहाँ पे हिस्टोरिकल साइट सर बगहा का या चंपारण का? चंपारण का। सर चंपारण में हिस्टोरिकल साइट लौरिया नंदनगढ़ है हाँ, और दूसरा अगर देखा जाए तो भितिहरवा आश्रम है जहाँ पे गांधी जी निवास किए थे। और अगर मेरे चंपारण में बगहा में देखा जाए तो माना जाता है जो वाल्मीकि नगर है तो वो वाल्मीकि जी के नाम से है क्योंकि वहीं पे वो हवन किया करते थे और लोग उसको दीक्षा उन्होंने वहीं दी थी। तो पर्यटक स्थल होगा वहाँ, अभी लोग जाते होंगे? यस सर वहाँ यात्री? यस सर वहाँ पे लोग नेपाल से भी आते हैं और इंडिया से भी जाते हैं जो वाल्मीकि नगर है। डेवलप किया हुआ है उसको? डेवलप सर हाँ जो गवर्नमेंट ने किया है? बिहार गवर्नमेंट है उसको डेवलप वो कर रहे हैं कि उसको एक टूरिस्ट हब के रूप में क्रिएट किया जाए वहाँ पे। और वहाँ पे बिहार गवर्नमेंट ने अपने कुछ मतलब रहने के लिए कुछ हाउसेज भी बनाए हैं ताकि लोग वहाँ पे जाके जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं वो वहाँ रह सकें। गांधी जी का विजिट वहाँ का मॉडर्न हिस्ट्री में नेशनल मूवमेंट के दरमियान में बहुत अधिक महत्व का हुआ। पहली बार आए साउथ अफ्रीका में, कितना दिन गांधी जी रहे थे, कुछ आइडिया? सर साउथ अफ्रीका में एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता है लेकिन अराउंड 2-3 साल का अराउंड वो रहे थे वहाँ। ज़्यादा रहे, बहुत ज़्यादा। आई एम रियली सॉरी सर तो मुझे नहीं पता। 21 या 23 साल कुछ ऐसा ही है। हमको लगता है 1896 के बाद से गए और 1915 में लौटे। 9 जनवरी को काफ़ी लंबा उनका प्रवास रहा है और वहाँ धरना दिए उनका। वहाँ उस प्रवास के दौरान उनका कुछ कार्य आप गिना सकते हैं जिससे उनको वहाँ भी बहुत नाम हुआ, बड़ी लड़ाई संघर्ष किए? सर सबसे बड़ा काम था कि जो वहाँ पे
इंडियंस थे या फिर जो वहाँ के लोकल्स थे जिनको उस टाइम पे ब्लैक्स बोला जाता था, तो उनके लिए उन्होंने संघर्ष किया ताकि उन लोगों को इक्वल राइट मिल सके अपार्थाइड के अगेंस्ट। उसके लिए उन्होंने टॉल्स्टॉय फार्म भी वहाँ बनाया था ताकि जो लोग भी इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं वो एक जगह का इकट्ठा हो सकें। और वहाँ पे काफ़ी हद तक उन्होंने जो वहाँ पे जो अपार्थाइड जो कर रहे थे ब्रिटिशर्स, उनके अगेंस्ट उन्होंने केस लड़ा और इंडियंस के लिए कम से कम उन्होंने वो केस जीता था। अच्छा, कहाँ उनको फर्स्ट क्लास का टिकट था ट्रेन में, उसके बावजूद भी उठा के ट्रेन से बाहर कर दिया? ये घटना सुने हैं? सर ये घटना मुझे याद पता है। हाँ। सर मैं उस जगह का नाम अभी मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, अगर आप मुझे मौका दे तो शायद मैं गेस कर सकता हूँ। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो चंपारण के संदर्भ में आप बताइए, कब आए और वहाँ क्या ऐसा काम किए कि पूरा इंडिया लेवल पर, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, चूँकि इंग्लैंड के खिलाफ लड़ रहे थे तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल ही कहा जाएगा, इतना बड़ा नाम हो गया? सर वो 1917 में आए थे। 17 में? यस सर, जी। चंपारण में। और उस वक्त चंपारण में एक तिनकठिया सिस्टम चल रहा था। तो तिनकठिया सिस्टम में ये था कि कम से कम 20 जो कट्ठा होता है उसमें से 3 कट्ठा कम से कम इंडिगो प्लांटेशन करना ही करना है पीजेंट्स को। इंडिगो कंपलसरी था करना? यस सर। तो इसके अगेंस्ट में उन्होंने वहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया। बाद में वहाँ पे एक कमेटी बनी, चंपारण एग्रीरियन कमेटी, जिनमें उनको मेंबर बनाया गया। और वहाँ पे वो जो आसपास के जो भी इलाके हैं, मोतिहारी, बेतिया, हर जगह वो घूमे, लोगों का दुख दर्द समझे और अंततः उस कमेटी का रिपोर्ट की वजह से जो वहाँ पे तिनकठिया सिस्टम था वो ख़त्म हुआ। तो वहाँ के किस व्यक्ति के अनुरोध पर, किन्होंने इतना भागीरथी प्रयास किया, कई बार उनको असफलता मिली और फिर अंततः गांधी जी को ले आए? उनका नाम आपने नहीं दिया। सर ये राजकुमार शुक्ल जी थे, जो कि ये मोतिहारी के एक पीजेंट थे और उन्होंने लखनऊ सेशन में ही गांधी जी को आने का न्योता दिया था। और गांधी जी अंततः उन्होंने जो भी पीजेंट्स की दुख था उसको समझा और उन्होंने आने का न्योता जो था स्वीकार किया और वो चंपारण उन्हीं के बुलावे पे आए थे। तो चंपारण में उनके साथ कुछ प्रमुख लोग थे, बजाते कई रोज़ उनको रहना पड़ा और एक दफ्तर, मिनी दफ्तर चलाना पड़ा। कौन कौन लोग थे उसमें से? कुछ लोगों का नाम आप बताइए। सर उनमें से एक थे राजेंद्र प्रसाद जी और दूसरे थे मजहरूल हक जी और तीसरा जेबी कृपलानी भी उस टाइम पे बिहार आए थे ताकि उनको असिस्ट कर सकें। और अनुराग नारायण सिंह नहीं थे? सॉरी सर, अनुराग नारायण सिंह। और जयप्रकाश नारायण के फादर इन लॉ ब्रजकिशोर बाबू, वो नहीं थे? यस सर, ब्रजकिशोर भी थे। चलिए ठीक है, बढ़िया है। तो आप इंजीनियरिंग किया है कंप्यूटर साइंस में और सब्जेक्ट रखे हैं सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी में आप ज़रा शॉर्ट में हमको बताएं कि क्या आपको कौन सा टॉपिक ज़्यादा अच्छा लगा पढ़ाई के दरमियान में? सर सोशियोलॉजी के टाइम पे जो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स थे उनकी जो थियरीज थी वो काफ़ी हद तक समाज का दर्पण क्या होगा फ्यूचर में, सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं प्रॉब्लम का, उन्होंने मुझे काफ़ी इन्फ्लुएंस किया और वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि हाँ मैं सोसाइटी में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको मैं सॉल्व भी कर सकता हूँ इसके तो द्वारा। तो सामाजिक संदर्भ में सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का क्या रिलेवेंस है और क्या महत्व है, इस पर कुछ प्रकाश डालें। सर सोशियोलॉजी जो है वो हमें ये भी बताता है कि अभी समाज में क्या चल रहा है, बुरा या अच्छा, और वो ये भी बताता है कि इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि जो भी समाज के लोग हैं उनके अंदर जो किसी बात की भी एंग्जाइटी हो या कोई भी उनका अनप्रेडिक्टेबल हो कि फ्यूचर क्या होगा, उसके लिए वो शांत रहते हैं। इसके लिए सोशियोलॉजी कुछ थियरी भी देता है और कुछ अपने लॉज भी बनाता है जिसके थ्रू सोसाइटी को समझा जा सके। कास्टिज्म को दूर करने में सोशियोलॉजी का कुछ योगदान हो सकता है आपकी नज़र में? सर बिल्कुल हो सकता है। कास्टिज्म कई बार क्या होता है कि कास्टिज्म और क्लासिज्म दोनों मिक्स हो जाता है तो और एग्रीगेट हो जाता है। तो अगर हम लोग सोशियोलॉजी के थ्रू समझें कि कास्टिज्म का मेन प्रॉब्लम क्या है
कास्टिज्म का मेन प्रॉब्लम यही है कि हम डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। अगर उसका हम लोग रिचुअल जो एस्पेक्ट है वो धीरे धीरे डाइल्यूट होगा, लेकिन हम लोग सेक्युलर एस्पेक्ट को काफ़ी जल्दी डाइल्यूट कर सकते हैं, जिसके थ्रू कास्टिज्म को हम लोग बहुत हद तक कम कर सकते हैं। 2019 में आपने कंप्यूटर साइंस मैंने इंजीनियरिंग पास आउट किया है, तो ये कंप्यूटर पढ़ के अभी कहीं जॉब में है? सर इनिशियली मैंने जॉब लिया था वहाँ पे, मतलब मुझे इनिशियली जॉब ऑफर हुई थी, लेकिन उसको मैंने उस वक्त डिक्लाइन किया था क्योंकि मुझे इस सर्विस की तरफ ज़्यादा झुकाव था। कहाँ जॉब हुआ था? सर एक्सटेंसर में। किसमें? एक्सटेंसर। एसेंचर। यस। वो तो बहुत बढ़िया कंपनी। हाँ सर। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे खुद के फैमिली में दो कंप्यूटर इंजीनियर हैं, और एक तो इंडिया लेवल का अभी IIT मद्रास में है, और एसेंचर कंपनी का नाम कंप्यूटर के क्षेत्र में रिलेशन में हमने जाना है उन्हीं लोगों से, तो उसमें ज्वाइन नहीं किया, आपकी काम करके छोड़े? सर उसमें ज्वाइन नहीं किए। ज्वाइन नहीं किए? यस सर। तो फिर बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस तो बहुत छोटा सर्विस है आपकी योग्यता के मुताबिक, फिर भी आप यहाँ आना प्रेफर किए, इसके संबंध में कुछ बताइए। सर क्या अट्रैक्ट किया आपको? सर्विस हम लोग योग्यता ना देख के हमें ये बात देखना चाहिए कि क्या वो आपको अंदर से सुख दे सकता है कि नहीं। अच्छा। अगर मुझे 3rd से 4th ईयर में मुझे ये बात समझ में आ गई थी कि मास लेवल को सर्व करना, पब्लिक सर्विस करना, ये मुझे ज़्यादा रुचि देगा, ज़्यादा मुझे इनर सेटिस्फैक्शन देगा, रैदर दैन वहाँ पे किसी IT सेक्टर में किसी एक कंपनी के लिए मैं कुछ काम करूँ और उनको प्रॉफिट दूँ। तो मुझे लगा कि ये प्रॉफिट मैं ज़्यादा लोगों में बांट सकता हूँ जो बहुत ही डाउन रोडन है। तो BPSC में मुझे देखा कि मैं पब्लिक सर्विस में भी एक करियर बना सकता हूँ, मास लोगों को सर्व कर सकता हूँ, और सोसाइटी में एक नोबल जॉब भी है, तो ये मुझे एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा। इस टेक्निकल एक्सपर्टीज को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे? इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट कीजिएगा जो अभी तक लोग नहीं कर रहा है आपकी? सर जैसा कि हमें पता है कि हमारे ऑनरेबल जो चीफ मिनिस्टर जी हैं वो अभी IT सेक्टर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और IT इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में बहुत अच्छा हो गया है। इस संदर्भ में अभी भी बहुत सारी समस्याएं हैं। नंबर 1, सर जब अभी भी हम लोग पुलिस स्टेशन में जाते हैं तो बहुत सारी फाइल्स पड़ी रहती हैं, बहुत सारे स्पेस भी वो लोग छेकती हैं, उसको डिजिटाइज किया जा सकता है। अभी एक स्कीम चल रहा है एजुकेशन में बाला, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। सर वहाँ पे हम लोग कुछ QR कोड भी वहाँ पे रख सकते हैं ताकि बच्चे सिर्फ QR कोड स्कैन करके बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ सकें। सर बिहार गवर्नमेंट तो इंफ्रास्ट्रक्चर बना दी, लेकिन जो मैन पावर है वो अभी भी डिजिटाइजेशन से उतना कंफर्टेबल नहीं है, या कई बार वो उसमें थोड़े हाथ उनका तंग है। तो सर मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ, या फिर 1-2 दिन का वर्कशॉप ले सकता हूँ ताकि उनको बता सकूँ कि कैसे ये काम अच्छा रहेगा। अभी सहरसा डिस्ट्रिक्ट में जो वहाँ पे SDM सर थे, उन्होंने उसको E-ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया, हम लोग वो भी अच्छे से कर पाएंगे। एक और पॉइंट होता है सर कि जब भी एडमिनिस्ट्रेशन होता है तो कई बार मीटिंग नहीं हो पाती है ठीक से, सब लोग अलग अलग रहते हैं। तो जैसे प्रगति जैसा पोर्टल है उसको मैं ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ ताकि जो जहाँ पे है वहीं से मीटिंग करे, सरकार का पैसा भी बचे, और हम लोग रेगुलर मीटिंग करके अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को बढ़ा सकें। डलहौजी का नाम आपने सुना है? यस सर। डलहौजी और 1857 का की जो म्यूटनी हुई थी, जिसको कि फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है, इसमें दोनों में कोई संबंध है? उसकी पॉलिसी कुछ एग्रावेट किया या सपोर्ट किया, कारक तत्व बना? आप इंडियन हिस्ट्री पढ़े होंगे जनरल। यस सर। स्टडीज़ में सर डलहौजी जो था, उन्होंने जो उस टाइम को वो गवर्नर जनरल थे बिहार के, हाँ, तो उन्होंने इंडिया के सॉरी हाँ, सर, तो उन्होंने एक पॉलिसी को फॉलो किया, पॉलिसी ऑफ लैप्स। तो उसके हिसाब से अगर कोई भी राजा अपना एयर दिए बिना मर गया तो उस इलाके को या फिर उस प्रांत को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाए, एनेक्स कर लिया जाएगा। तो ये चीज़ें कई लोगों को स्वीकार नहीं था, और ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था कि उसी टाइम पे बहुत सारे राजाओं के राजा मर गए, उनका कोई एयर नहीं बचा। तो ये जो पॉलिसी थी वो इस बात को और एग्रेवेट की कि बहुत सारे जो किंग्स थे या फिर क्वींस थी वो इस 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट की। कहा जाता है कि उनका जो पॉलिसी था, पॉलिसी ऑफ लैप्स, इसके पहले भी कई गवर्नर जनरल इस तरह का व्यवहार कर चुके थे।
इसका आइडिया है आपको? यस सर। सर इससे पहले एनेक्सेशन पहले भी किया जा चुका था ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स। सर एक तो शुरू में विलिजिटी ने भी यूज किया था पॉलिसी ऑफ सब्सिडी अलायंस, इसके थ्रू कि अगर कोई राजा है उनको कोई मिलिट्री एड चाहिए वेलेस्ली सर, यस सर, तो वो उस मिलिट्री एड के लिए खर्चा उठाएंगे, और लेकिन जितना भी एक तरह का इनडायरेक्ट कंट्रोल उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाएगा, क्योंकि कोई भी फॉरेन रिलेशन वो सारा। ठीक है, ये हमारे इंडिया का 4-5 प्रोविंसेस बांग्लादेश के बॉर्डर को टच करता है। आप कुछ का नाम बता सकते हैं? सर इंडिया का प्रोविंस प्रांत यस सर, बांग्लादेश बॉर्डर को टच करता है। सर एक तो वेस्ट बंगाल है, जी, दूसरा आसाम है, तीसरा त्रिपुरा है, चौथा मेघालय। सर नवनीत, यस सर। कहाँ से स्कूलिंग की है? सर मैंने ईशान इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल पटना से स्कूलिंग की है। ओके ओके। अभी आप सर से टाइगर की बात कर रहे थे, चीता को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया है इंडिया में? सर चीता को कूनो पालमपुर नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो क्या ये प्रोग्राम भारत सरकार का सक्सेसफुल है या क्या स्थिति जो है उसकी? सर चीता जो एक टॉप प्रेडेटर है उसका अपने इकोसिस्टम में होना जरूरी है। इसके लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम लाया था वो काफ़ी हद तक सक्सेसफुल है, लेकिन कई एक्सपर्ट जो चीता के मरने के कई चीता मर गए हैं तो इस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि ये सक्सेसफुल है कि नहीं। लेकिन ये सर अभी भी सक्सेसफुल है, क्योंकि अगर एक टॉप प्रेडेटर रहेगा इकोसिस्टम में तो इकोसिस्टम बैलेंस बना रहेगा, और ये हमारे इकोलॉजिकल ग्रोथ के लिए भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हम लोग एक पंचामृत जो हम लोग किए हैं कि जिसके थ्रू हम लोग जितना उसे ग्रीनरी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे या फिर ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, उसमें भी वो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा सर। अच्छा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग आप किए और आपने कभी कहा कि एक्सेंचर में आपको जॉब भी मिल गया था, वो कहाँ मिला था, किस स्टेट, कहाँ? सर ये गुड़गांव में जो उनका गुड़गांव में मिला था। तो गुड़गांव में अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते, या मान लीजिए बेंगलोर में भी उसका ऑफिस है, वहीं ज्वाइन कर लेते, ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे जो सुख सुविधाएं, क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलता है, वो आपको बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में यहाँ ज्वाइन करने पर बिहार में मिलेगा? क्यों नहीं, क्यों उस क्वालिटी ऑफ लाइफ को छोड़ के आप बिहार आना चाहते हैं, जहाँ पे अगर आपको पोस्ट कर दिया जाए कोई सब डिवीजन में जो कि सुदूर हो? सर जो सुख सुविधाएं हैं वो एक तरह से अट्रैक्ट करती हैं, ये बात सच है, लेकिन सर अगर हम लॉन्ग रन में देखें तो काम हमें वही करना चाहिए जो हमारे दिल को सुकून दे और जिससे हम अलियनेट ना हो पाएँ, जो हमारे काम में हमेशा जिसको करने में अच्छा लगे। और ऐसा कार्ल मार्क्स का भी कहना था कि अगर हम लोग ऐसे काम करेंगे तो हम लोग एलियनेशन हो जाएगा हम लोग का काम से, तो हो सकता है कि हम लोग काम करना ही ना चाहे, रोबोट टाइप का बन जाए। तो सर मुझे यहाँ पे रोबोट वाला सिस्टम नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे काम की डाइवर्सिटी है और बहुत ज़्यादा एरिया में मेरा ट्रांसफर भी होता रहेगा, तो मैं नए नए लोगों से मिल पाऊँगा। ओके गुड। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होती है, अभी बहुत हो रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कुछ खामी है या उसका फ़ायदा होगा? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कई लोग मान रहे हैं कि नए ज़माने का ये सबसे बड़ा इन्वेंशन है 21st सेंचुरी का, लेकिन इसके फ़ायदे तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ नुकसान भी हैं सर। पहला नुकसान है कि आप रॉ डेटा कौन सा डाल रहे हो। रिसेंटली कोविड के टाइम पे क्या हुआ था कि जो गूगल का जो अपना AI इंजन है वो ब्लैक स्किन और वाइट स्किन में अंतर ही नहीं बता पा रहा था, क्योंकि उसको रॉ डेटा बस ये डाला गया था कि जो भी लोग हैं वाइट स्किन ही है, तो वहाँ पे भी जेंडर बायसनेस या फिर कलर रेसिज्म का प्रॉब्लम दिख रहा है। दूसरा हमने देखा कि एक बीच में AI रोबोट बना था नॉर्मन, जिसपे सिर्फ गलत ही डेटा डाला गया था और वो सब कुछ गलत ही मतलब एक जॉम्बी बन गया था वो। तो सर और तीसरा है कि ये भी हो सकता है कि अगर वो मशीन इतना ज़्यादा ओवर पावर कर ले कि वो ह्यूमन इंटेलेक्ट को भी चैलेंज करना शुरू कर दे। ऐसा कई मूवी में भी दिखाया गया है कि ह्यूमन कुछ नहीं करना चाहता लेकिन मशीन उसे करवा रही है, तो ह्यूमैनिटी को भी इससे खतरा है सर। ओके गुड। हम लेमैन हैं, मान लीजिए कास्ट
क्या होता है ये मुझे समझाइए। और क्या कास्ट को रेस नहीं मान लिया जाए, बताइए। पहले हमको बताइए कास्ट है क्या, और क्या कास्ट को हम रेस नहीं मान रहे? सर, कास्ट जो है वो एक तरह की आइडेंटिटी है जो कि वर्ण सिस्टम से ही आगे आके बनी हुई है, और इसको हम लोग रेस नहीं मान सकते हैं, क्योंकि रेस में क्या माना जाता है कि एक कुछ बायोलॉजिकल कंसेप्ट है वो, जिसमें माना जाता है कुछ हद तक आपके कुछ फिजिकल अपीयरेंस मैच करेंगे। कास्ट में माना जाता है कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है। तो सर दोनों अलग अलग नोशन पे बने हुए हैं, तो दोनों को हम एक नहीं मान सकते। कास्ट में भी मान लीजिए कोई ब्राह्मण का बच्चा है तो उसमें वो उस तरह का गुण आएगा जो आप अभी बता रहे हैं रेस के लिए, तो क्या उसको रेस मान लें? तो कहीं कहीं माना भी जाता है भारत के बाहर। सर आप अपना ओपिनियन बोलिए। सर, कास्ट को बस ये विकृत रूप है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बन रहा है। वैदिक काल में ये माना गया कि ये डिवीजन ऑफ लेबर है। उसमें एक श्लोक में एक जगह लिखा भी गया है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बेटा शूद्र है, मेरी जो बेटी है वो वैश्य है। तो इसका मतलब है कि वहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर ही देखा गया। हम लोग बिगड़े हुए रूप को असली रूप नहीं मान सकते हैं। ओके, गुड। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है मालूम है भारत के? यस सर। बताइए। सर, ऑनरेबल जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़। वेरी गुड। उनसे रिलेटेड कोई न्यूज़ आपके नज़र में आया हो हाल में? सर, हाल में बस थोड़ा बहुत एक कंट्रोवर्सी चल रहा था कि वो जैसे मतलब उनके फादर भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं, तो थोड़ा नेपोटिज्म का कोई एक तो कंट्रोवर्सी चल रहा था कि तो उनका ही बेटा कैसे बन गया, और दूसरा एक सेम सेक्स मैरिज पे उन्होंने जेंडर फ्लूइड का कुछ कंसेप्ट ऐड किया था, तो उस पर थोड़ा कंट्रोवर्सी क्या था वो जेंडर वाला, बताइए। कुछ है आपके जानकारी में? सर उन्होंने नहीं है तो इट्स ओके। सर मुझे थोड़ा बहुत जानकारी है, अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं बताऊंगा। बोलिए, जरूर बोलिए। सर उन्होंने ऐसा बोला था कि आप मैन जो आपको जेंडर जो वो है वो आपका सेक्स है, जेंडर आपका कुछ भी हो सकता है, आप जो खुद को आइडेंटिफाई करेंगे। कोई हो सकता है कि खुद को एज ए मेल सेक्स उसको असाइन किया होगा बर्थ पे, लेकिन वो उसको अपना जेंडर क्वीर या फीमेल काउंट कर सकता है। तो इसी पे बाद में जो उस टाइम पे हमारे ऑनरेबल सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने बोला कि ये बायोलॉजिकल चीज़ है, हम इसको ऐसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस पर थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो गया था उसको। जेंडर स्टीरियोटाइप सुने हैं शब्द? यस सर। क्या होता है, ये क्या है? सर जेंडर स्टीरियोटाइप एक तरह का सोशल नोशन है, जिसके तहत हम लोग ये मानते हैं कि कुछ काम किसी खास जेंडर के लिए ही बना हुआ है। जैसे मानता है लड़कियों को काम होता है बेबी सिटिंग, लड़कों का काम होता है कि वही कमाएंगे। तो ये एक तरह का जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। ओके, गुड। बुकर्स अवार्ड किसको मिला लास्ट ईयर? सर लास्ट ईयर 2022 में। सर मुझे वही एग्जैक्ट उनका नाम नहीं याद है वो। कोई बात नहीं, ओके। बिहार में अगर आपको काम करने के लिए भेजा जाए, आप यहाँ ऑफिसर बन गया बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के, तो आप 3 प्रायोरिटी बताइए, क्या क्या कीजिएगा? 1 2 3। सर पहला, मैं बिहार के कनेक्टिविटी पे काम करना शुरू करूंगा। बिहार के कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी जो भी हो। और दूसरा सर, जो यहाँ के स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है, उसको रेनोवेट या उनको ठीक करने की और कोशिश करूँगा सर। और तीसरा सर कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको और अच्छा बिल्डअप करने के लिए मैं डिजिटाइजेशन का इस्तेमाल करना चाहूँगा, ताकि करप्शन का चांसेस कम हो सके। इंडस्ट्रियलिस्ट लोग क्यों नहीं अट्रैक्ट हो पाते हमारे स्टेट की ओर, जिससे यहाँ के बच्चे जब नौकरी का समय आता है तो बाहर जाना पड़ता है? सर इसके कुछ कारण तो सरकार की कुछ अपनी गलतियाँ भी रही हैं, और कुछ कारण अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा है, और कुछ कारण ज्योग्राफिकल भी रहा है। जहाँ तक ज्योग्राफी की बात की जाए तो हम लोग का जो स्टेट है वो लैंडलॉक्ड है और नियरेस्ट पोर्ट से 700 किलोमीटर दूर है। हमारे ऑनरेबल सीएम नीतीश कुमार जी ने भी बोला था कि इसके कारण कई इंडस्ट्री नहीं आ पाती हैं। जहाँ तक गवर्नमेंट की गलती की बात की जाए तो जो उन्होंने इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2006 लाई थी, उसमें उन्होंने बोला था कि जो भी लैंड लेंगे यहाँ पर उनको सब्सिडी दी जाएगी। वो सब्सिडी आज तक नहीं दी गई, और बहुत सारे जो इंडस्ट्री यहाँ लगी वो उसके लिए कोर्ट केस भी लड़ रही हैं। जहाँ तक हिस्टोरिकल रीजन की बात किया जाए तो बिहार को एक तरीके से 90s के टाइम में एक जंगल राज का तगमा दे दिया गया था, तो कई इंडस्ट्रियलिस्ट आने से डरते भी इसीलिए। ओके, गुड। नवनीत जी,
यस सर। आप जरा बताएंगे कि अभी एक डेवलप हो रहा है इंडिया में विपक्षी एकता। ये विपक्षी एकता में इंडिया एक दल बना, गठबंधन बना। इंडिया का फुटबॉल क्या? सर मुझे थोड़ा बहुत याद है, मैं ठीक से अभी बता नहीं पाऊँगा। आप अलाउ करेंगे? चर्चा में है ना, थोड़ा अलाउ करेंगे तो मैं बता पाऊँ हाँ सर। बोलिए। सर इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव नेशन डेवलपमेंट ऐसा कुछ है अलायंस सर, ठीक मुझे याद नहीं। बहुत ये इंडिया INDIA इंडिया शब्द बना है ना गठबंधन, तो ये कहाँ ये फॉर्म हुआ इंडिया? सर ये जो INDIA जो है सर, इसका फॉर्मेशन बेंगलोर के जब सारी पार्टी वहाँ मिली थी तो वहाँ पे उनका फॉर्मेशन हुआ था। अच्छा बताइएगा कि जो नई संसद भवन बनी है, ये नई संसद भवन जो है इसका उद्घाटन किस दिन? आई एम रियली सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट सर नहीं सर मुझे याद है, जिस दिन वीर सावरकर जी का बर्थडे था 28 मई। हाँ वेरी वेरी गुड। किसने उद्घाटन किया? सर उद्घाटन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने किया था। अच्छा, ये क्यों ये तैयारी इतनी तामझाम से हो रही है कि बहुत सारे मतलब सीटें बढ़ेंगी, ये क्या हो रहा है? सर अभी हमारा जो डिलिमिटेशन कमीशन है, उन्होंने जो 1971 का पॉपुलेशन है उसी को आधार मान के जो भी सीटें बांटी थी, लेकिन अभी हम लोग फिर से ये 2026 में डिलिमिटेशन कमीशन फिर से बैठने वाली है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हमारे पार्लियामेंट की सीट्स और बढ़ सकती है। तो उस सीट्स को अकोमोडेट करने के लिए जगह ज़्यादा चाहिए थे, उसके लिए हमें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ गई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के विरोध में अभी एक कंट्री में बहुत ज़बरदस्त जो है वो आंदोलन हुआ, उसके विरोध में कौन कंट्री में? आई एम रियली सॉरी सर, मुझे अभी पूरा ज़बरदस्त वहाँ आंदोलन हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ लोग बोल रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो जॉब्स को, बहुत सारे जॉब्स को निकल जाएगा, तो वहाँ बहुत बड़ा विरोध हुआ इसका। और बहुत सारे कंट्री बोल रहे हैं कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं आने देंगे, या जैसे इटली भी है, ये सब कंट्री है। सर अपने भारत के लिए क्या लग रहा है? सर हमारे नीति आयोग ने जो टास्क फोर्स बनाया था और इवन जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी है, वो बोल रहे हैं कि हाँ कुछ जो ऑटोमेटिक जॉब्स हैं वो जाएंगी, लेकिन एट द सेम टाइम जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो नए जॉब क्रिएट करेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको एक ह्यूमन ही चलाएगा। और इसके हिसाब से जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो बोला कि 70 मिलियन जॉब जा सकती हैं, लेकिन 135 न्यू जॉब्स AI ही जनरेट करेगा। अभी सर ने पूछा था पर चीता के बारे में, ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर ने 50 इयर्स जो टाइगर जो रिजर्व का 50 साल पूरा हुआ, टाइगर बाघ संरक्षण का प्रोजेक्ट टाइगर जानते हैं कब शुरू हुआ था? यस सर, 1973 में। 1973 में 50 साल पूरा होने पर इन्होंने एक एलायंस बनाया है। कौन सा एलायंस बनाया? सर बिग कैट अलायंस। हाँ, उसमें कितने कैट्स हैं? सर मतलब सर नाम वाइज तो नहीं पता याद है, नेम वाइज याद है थोड़ा नंबर। कितने नंबर है उसमें? बिग कैट्स के अंतर्गत कितने बिग कैट्स हैं? सर मतलब मुझे अभी गिनती याद नहीं है, नाम वाइज आप बोलेंगे तो मैं शायद मैं बता पाऊँ एक बार। ठीक, थैंक यू बढ़िया।